पहले दर्द बेशक थी, लेकिन चल फिर तो सकती थी, काम तो कर सकती थी, घर पे बात तो कर सकती थी। लेकिन अब 7-8 महीने से तो इन्होंने बात भी नहीं की है मुझसे। जैसे पहले थी वैसे ही हो जाए, ठीक बिल्कुल नहीं हो चाहे। कुछ खिलाने वास्ते पाना लिक्विड में जूस, दूध। बस डाइजेस्ट कर देते हैं। हाँ, और अगर कुछ खराब हो जाए, दुखा जाए, कुछ उनको प्रॉब्लम हो जाए, कभी थोड़ी थोड़ी करते हैं, ज़्यादा नहीं करते हैं। जितना देर होता है। ठीक है। एक बार फिर मैं पुरखू कैंप में आया हूँ। IECS पॉलिटेक्निक के सामने सौरभ का घर है। सौरभ जिसकी उम्र 16 साल है और ये उसकी माता जी रमा देवी। इनसे आप अच्छी तरह वाकिफ़ हो, परिचित हो, क्योंकि काफ़ी लोगों ने इनके वीडियो को देखा और सिविल सोसाइटी ने खुलकर मदद भी की, बहुत ज़्यादा खुल के, बहुत खुले दिल से इनकी मदद की, जिनकी इन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। लेकिन जो हालात थे, सिविल सोसाइटी ने अपना काम किया, लेकिन जो हालात थे वो यूं के त्यों ही हैं। सौरभ ने पिछली बार कहा था कि मेरी माँ को कोई हॉस्पिटल अडॉप्ट कर ले, एडमिशन दे दे, सुपर स्पेशलिटी, बत्रा, नारायणा, कोई भी इनको एडमिशन दे दे तो मेरे लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। लेकिन कुछ चेंज नहीं हुआ, कुछ चेंज नहीं हुआ। काफ़ी कॉल्स आए, नया इन्वर्टर भी लग गया। जैसा कि मैंने कहा, सिविल सोसाइटी ने अपना काम कर दिया। लेकिन इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल जम्मू के, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, इतने डॉक्टर जिनको हम फ्रंट लाइन वॉरियर भी आजकल कहते हैं, कोई सामने नहीं आया। तड़प रही है बेचारी, अभी भी तड़प रही है घर में ही। किसी के पास जगह ही नहीं है, किसी के पास जगह ही नहीं है। इसका भी कसूर है, सौरभ का और इसकी माँ का कसूर है। इसमें गलती इनकी भी है। गलती इनकी ये है जनाब कि ये गरीब हैं। अगर अमीर होते तो नहीं होता। इस देश में गरीब होना सबसे बड़ा जुल्म है, सबसे बड़ा जुर्म है, सबसे बड़ा अपराध है इस देश में गरीब होना। और उसी की सजा ये भुगत रही है जिंदा लाश की तरह। कोई सामने नहीं आया। अफसोस होता है, अफसोस होता है जनाब, अफसोस होता है। क्या कहूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ कह भी नहीं सकता हूँ। मेरी भी कुछ जर्नलिज्म की एक लिमिटेशंस है, एक दायरा है मेरा, मैं उससे बाहर नहीं जा सकता। अब मैं क्या कहूँ आपको। आपको लगता है कि किसी नेता ने, किसी पॉलिटिकल लीडर ने, किसी ब्यूरोक्रेट ने स्टोरी नहीं देखी होगी? देखी होगी, लेकिन उनको इसमें कोई पॉलिटिकल एंगल नहीं दिखता है। इसमें कोई पॉलिटिकल एंगल नहीं दिखता है। सबने देखी होगी, अपोजिशन में बैठे भी देखी होगी, और जो जिनकी थोड़ी बहुत चलती है आजकल उन्होंने भी देखी होगी। लेकिन कोई सामने नहीं आया। क्या ज़रूरत है? फ़ायदा क्या हमें क्या फ़ायदा है इससे? हमारा पॉलिटिकल उल्लू कैसे सीधा हो सकता है इस केस में हाथ डालने से? नहीं आया। सौरभ, क्या लगता है कि माँ में कुछ सुधार हुआ है तबीयत में? अभी तक तो नहीं। क्या चाहते हो? यही चाहता हूँ मैं तो, मेरी मम्मी जैसे पहले थी ऑपरेशन से वैसी हो जाए। बिल्कुल ठीक नहीं, दर्द चाहे रहे, पहले जैसी हो जाए। पहले कैसी थी? पहले दर्द बेशक थी, लेकिन चल फिर तो सकती थी, काम तो कर सकती थी, घर पे बात तो कर सकती थी। लेकिन अब 7-8 महीने से तो इन्होंने बात भी नहीं की है मुझसे। जैसे पहले थी वैसे ही हो जाए, ठीक बिल्कुल नहीं हो चाहे। जिन लोगों ने मेरी पहली स्टोरी, शायद बहुत लोगों ने देखी, जिन्होंने नहीं भी देखी होगी बता दूं, ये रमा देवी जी हैं। फरवरी में इनका ऑपरेशन हुआ था, सर में दर्द रहता था
ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद ज़िंदा लाश बन गई हैं। 65-70 किलो इनका वज़न था, अब 20 से 25 किलो रह गया है। जितनी मेरी रिस्ट है ना, हाथ का जहाँ घड़ी बांधते हैं, वो मेरा हिस्सा बाजू का, उतना इनका थाई है। अभी इनका थाई जो है सिर्फ इतना है। 20 से 22 किलो वज़न रहा होगा इनका। अभी हालत बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। और ये एक ही इनका बेटा है जो इनकी केयर कर रहा है। इनको नहलाना, धुलाना, लैट्रिन बाथरूम साफ़ सफाई करना, कपड़े चेंज करना, लिक्विड फीड देना, सक्षम करना, पाइपें ब्लॉक ना हो जाए वो देखना। ये डॉक्टर बन जाएगा ऐसे ही, आधा डॉक्टर तो बन गया ये। और प्रशासन ने डॉक्टर बना दिया। आप लोग इतने काबिल डॉक्टर हो कि आपने इसको भी डॉक्टर बना दिया आधा, 16 साल की उम्र में ही। उनको कुछ प्रॉब्लम हो रही है। अगर इस रमा देवी को कुछ हो गया, एक दिन मरना तो सबको है, जो संसार में आया है वो संसार छोड़ेगा, लेकिन इस तरह से यहाँ आप मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की दुहाई देते हो, कसीदे पढ़ते हो, इस तरह से। आगे की कहानी बताता हूँ आपको। हमने ये स्टोरी छोड़ी नहीं थी, ये स्टोरी करके चले गए थे और सिविल सोसाइटी ने अपना काम ख़त्म कर दिया। उन्होंने कर दिया अपना काम। इनके अकाउंट में काफ़ी पैसा भी आ गए, जो ज़रूरत की चीज़ थी वो भी आ गई। राशन भी दे रहे हैं इनको, हर महीने देते रहेंगे। लेकिन सिविल सोसाइटी एक दिन में डॉक्टर तो नहीं बन सकती, एक दिन में हॉस्पिटल तो खड़ा नहीं कर लेगी। इनको यहाँ भर्ती करा के इनका इलाज करा, ये तो आप लोगों को करना है, नहीं किया आप लोगों ने। लेकिन एक महिला ऐसी हैं, एक लड़की ऐसी है जो पहले दिन से ही स्टोरी चलने के बाद हरकत में आ गई। वो ये हैं प्रीति चौधरी। शायद मुझे लगता है 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है इनको भागते हुए, हॉस्पिटल के चक्कर लगाते हुए, इनकी फाइलें हाथों में लेकर घूमते हुए। लेकिन रिजल्ट अभी भी शून्य है, 0 है। क्या कोशिश इन्होंने की, क्या इनको आगे से फीडबैक मिला, क्या आंसर मिला, वो मैं आपको बताता हूं पूरी कहानी, आप इन्हीं की जुबानी। प्रीति जी, जब आपने स्टोरी देखी उसके बाद कवायद क्या शुरू किया आपने? मेडिकल केस है तो सबसे पहले इनका हेल्प जो भी हमें हेल्प करनी है वो हॉस्पिटल से शुरू होती है, डॉक्टर से शुरू होती है। जहाँ इनकी सर्जरी हुई थी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वहाँ के जो सुपरिटेंडेंट है उनसे बात की गई कि ये ऐसा ऐसा केस है, फरवरी में रिपोर्ट हुआ था, तो आप बताएं इनका ट्रीटमेंट क्यों नहीं अच्छे से हुआ। एंड जब इनको आपने डिस्चार्ज किया या रेफ़र कर दिया या छोड़ दिया बीच में ही, तो बिना ठीक किए कैसे छोड़ दिया आपने? पेशेंट आपके पास आता चलता फिरता, चाहे वो सर्जरी करवाने आए, चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम रिलेटेड आता है, तो आप उसको ये इंश्योर करते हो कि भैया हम आपको ठीक करके घर भेजेंगे। तो ये तो चलती फिरती गई थी और बाहर निकली है लाश बन के। विजिबिलिटी नहीं है, इम्पेयर्ड है, बोल पाती नहीं है, वो भी इम्पेयर्ड है, सुनाई उनको देता नहीं है। वेट जो उनका 60-70 किलो था, मैंने तो पहले देखा नहीं, अब वो 30 किलो पे रह गया है। तो एक लाश वापस भेजनी थी तो वहीं पे रख लेते, चैप्टर क्लोज कर देते, बट आपने वहाँ से भेज दिया। आपने भेजा जीएमसी कि भाई यहाँ पे हमारे पास वेंटिलेटर नहीं है, हमारा वेंटिलेटर जो सपोर्ट सिस्टम पे थे ये, तो वो किसी और के काम आ जाएगा। तो ये बच तो गई हैं, ये जिंदा है, डॉक्टर्स का कहना है ये बच गई हैं, ये जिंदा तो है ना। बाकी प्रॉब्लम्स तो चलो ठीक है। न्यूरो सर्जरी के केसेस में क्या होता है कि 95% डेथ होती है, ये मुझे डॉक्टर साहब ने बताया है। चलिए मान लिया होता होगा ऐसा। उन्होंने इनको जीएमसी रेफर कर दिया। जीएमसी में जो भी इनका ट्रीटमेंट कर रहे थे, उन्होंने इन बच्चों को बोला कि आपको यहाँ कोरोना हो जाएगा। ऑब्वियसली जीएमसी पूरा भरा हुआ है कोरोना पेशेंट से, वहाँ पे और भी इमरजेंसी केसेस आते हैं। उन्होंने कहा आप घर ले जाओ, एज इट इज़ घर भेज दिया आपने इनको, बिना इलाज किए, बिना बताए हुए। इलाज मतलब मैं मेडिकल स्टूडेंट नहीं हूँ, डॉक्टर नहीं हूँ, बट फिर भी मुझे पता है कि मेडिकल ट्रीटमेंट का मतलब होता है अगर आपके गले में ये पाइपें डली है ना, तो ये आम बंदा नहीं हैंडल कर पाएगा। मेरे घर में अगर कोई पेशेंट है जिसको ये पाइपें पुइपें लगी ना, उसको ट्रीटमेंट चाहिए, उसको दवाई चाहिए, उसको ये पाइपें साफ करनी है, और मैं नहीं कर पाऊंगी वो, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, ना मैं टेक्नीशियन हूँ, ना मैं एक्सपर्ट हूँ। वो एक नर्स कर सकती है जिसने वो ट्रेनिंग की हो, या वो डॉक्टर कर सकता है, या फिर कोई ऐसा इंसान जो एक्सपर्ट हो इन सारे कामों में। आम बच्चा, ये 14 साल का सौरभ, ये काम नहीं कर सकता। फिर उसके बाद ये केस, जैसे उन्होंने कहा कि हमने तो इनको फ्री कर दी यहाँ से, आप इनको बत्रा ले जाओ, इनको कहीं और ले जाओ, नारायणा हॉस्पिटल ले जाओ। सारी इनकी फाइलें उठा के कल मैं बत्रा हॉस्पिटल में गई हूँ, ईएसआई हॉस्पिटल में गई हूँ, बिकॉज ये ईएसआई के बेनिफिशियरी हैं, पैसे भी नहीं है इनके पास। सबसे अच्छी बात ये है कि गरीबी है ना, वो भी पाप है इनके लिए। तो ईएसआई बेनिफिशियरी हैं, तो मैंने ईएसआई हॉस्पिटल में कांटेक्ट किया कि आपने पेशेंट को रेफर किया था, तो आप मुझे बताएं कि अब इनका स्टेटस ये है, इनको केयर की ज़रूरत है या फिर इनको मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो क्या कर सकते हैं। ईएसआई हॉस्पिटल ने कहा कि हमारे यहाँ पे कोरोना
हॉस्पिटल है ये पूरा, वहाँ के जो सुप्रिटेंडेंट मैम है वो बहुत कोऑपरेटिव हैं। उन्होंने कहा कि अगर नहीं होता मैडम तो हम रख लेते, अगर कोरोना नहीं होता, हमारे SOPs के चीज़ें नहीं होती। ये वहाँ की जो सुप्रिटेंडेंट है, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर सुलेखा, उन्होंने कहा कि अगर कोरोना नहीं होता तो फिर हम रख लेते। जिन डॉक्टर्स ने इनको रेफर किया था, सरदार अमरजीत सिंह जी, उनसे भी मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैडम कोरोना की वजह से हम नहीं रख पा रहे हैं, इनको केयर ही चाहिए, इनको नर्सिंग केयर चाहिए, घर पे इनका इलाज नहीं हो पाएगा। क्या किया आप इनको मैडम बत्रा ले जाओ, आप बत्रा ले जाओ, हमारा लाइजन है। वो ESI इसको सपोर्ट करेगा फाइनेंशियली? ESI ने पैसे देने हैं, बत्रा इम्पैनल्ड है हॉस्पिटल, आप ESI ले जाओ या फिर आप नारायणा ले जाओ। बत्रा गए आप? फिर मैं बत्रा गई और इनको भी मैंने बुला लिया इस होप के साथ कि इनको आज एडमिट करवा देंगे हम बत्रा हॉस्पिटल में। इनको ESI ने फ्री कर दिया है। हम बत्रा हॉस्पिटल जाते हैं, जो भी इमरजेंसी था उनको मैंने बोला कि ऐसे केस है, और इनको कल ब्रीदिंग इश्यूज बहुत ज़्यादा हो रहे थे। कल बाई चांस, गॉड नोज कि क्या इनकी किस्मत खराब है, कल इनको ये पाइप वगैरह इनकी कुछ खराब होगी। इस बेटे ने मुझे कॉल करके बोला कि दीदी उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, सांस नहीं उनको अच्छे से आ रही है, और ये पाइप भी उनकी शायद ब्लॉक्ड हो चुकी है या मेरे से हिल गई है, तो आप प्लीज़ आज ही कोशिश कर लो। तो हम कल जब इनको लेके गए हैं वहाँ पे बत्रा हॉस्पिटल, अच्छा, तो इनको साथ ले गए थे? इनको ले गए थे क्योंकि एम्बुलेंस इनको में? कल इनको प्रॉब्लम होगी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। जब तो ये बच्चे ने मुझे फोन करके बोला कि दीदी अगर हम आज ही इनको शिफ्ट कर दें। आप यहाँ पे आए, इनको लेके गए बत्रा में? इनको बत्रा हॉस्पिटल लेके गए। उसके बाद बत्रा वालों को मैंने रिक्वेस्ट किया कि ऐसा ऐसा केस है, इनको कोरोना भी नहीं है, ठीक है, मेडिकल कुछ SOPs हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, उनको फॉलो करने, बिल्कुल सही है उनका। बत्रा वालों ने कहा कि हम पेशेंट एडमिट नहीं करते हैं, हमारे पास बहुत ज्यादा लोड है, हमारे पास कोरोना पेशेंट है, और जो इमरजेंसी केसेस भी आ रहे हैं वो भी रिस्क पे हैं, हम उनको सस्पेक्टेड ही मानते हैं कोरोना के, बिना टेस्ट के हम नहीं ले रहे हैं। सुबह के जितने भी केसेस आए, चाहे वो एम्बुलेंस में भी आए, इमरजेंसी के भी केसेस हैं, बिना कोरोना टेस्ट के कोई भी अंदर अलाउड नहीं क्या है। किया आपने फिर? तो उन्होंने नमस्ते कर दी कि आप जाओ। पेशेंट को देखा भी नहीं, उन्होंने कहा कि हम नहीं कर सकते हैं, हमारी तरफ से हाथ जोड़ के ये माफी आपसे कि हम नहीं ले सकते, आप हमारी मजबूरी समझो। ये डॉक्टर्स का कहना है, हमारी मजबूरी भी समझो आप, एडमिनिस्ट्रेशन हमारी भी मजबूरी समझे कि हम एक पेशेंट को एम्बुलेंस में लेके घूम रहे हैं, जो पेशेंट मर जाए बीच में, उसको कोई प्रॉब्लम हो जाए, डॉक्टर उसको अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि कोरोना है। तो भाई आपने कोरोना टेस्ट की फैसिलिटी वहाँ पे रखनी चाहिए थी, वो भी नहीं है, उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। फिर आपने कोरोना फिर हम कोरोना करवाने के लिए GMC आए हैं, वहाँ पे भी इनको एम्बुलेंस में रखा, रिक्वेस्ट की डॉक्टर्स को कि आप इनका कोरोना टेस्ट कर लो। तो आधे घंटे के बाद डॉक्टर्स आए हैं बाहर और उन्होंने कोरोना टेस्ट किया है। कोरोना टेस्ट हो गया, अब 2 दिन के बाद इनकी रिपोर्ट आएगी। 2 दिन के बीच में इनकी हालत में जो मर्जी हो। तो इस इन बिटवीन आपने किसी और हॉस्पिटल को कांटेक्ट किया? इन बिटवीन मैंने BN चैरिटेबल हॉस्पिटल, त्रिवेणी मेडिकल हॉस्पिटल, JK मेडिसिटी, नारायणा हॉस्पिटल, सब हॉस्पिटल्स को फ़ोन करके पूरी इनकी केस हिस्ट्री सुनाई, अपना बताया कि मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है, मैं एक सोशल वर्कर हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते सोच रही हूँ कि इनका इलाज हो जाए। लोगों ने पैसे तो बड़े दे दिए हैं, बट एक डॉक्टर, एक एडमिनिस्ट्रेशन और जो हमारा सिस्टम चला रहे हैं पूरा, उनका रोल बनता है कि वो कुछ हेल्प कर देते, किसी हॉस्पिटल में इनको एडमिशन दिलवा देते। इस टाइम पे माना कोरोना चल रहा है, ये एडमिट करते हैं हम कि बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल्स में भी प्रॉब्लम है, लोगों को दिक्कत हो रही है, बट कौन सा ऐसा हॉस्पिटल है जो आपने आम लोगों के लिए रखा है, जिसमें कोई भी एक गरीब बंदा जाए, अगर उसको कोई प्रॉब्लम है आप उसको एडमिट करो, उसको फर्स्ट ट्रीटमेंट दे दो, इमीडिएटली आप एडमिट कर लो। सबसे ज़्यादा जो चीज़ें अभी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं वो है कोरोना, कि आपको कोरोना टेस्ट के बिना एडमिशन नहीं मिलेगी। जो बंदा मरता मरता, अगर अभी मुझे हार्ट अटैक आ जाए, आप मुझे हॉस्पिटल लेके जाओगे, हॉस्पिटल बोलेगा कोरोना, अगर उस दौरान मैं मर जाऊँ, अगर उस 5-10 मिनट के एपिसोड में मैं मर जाऊं, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन रहेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी? कोई फीडबैक पॉजिटिव नहीं मिला? बिल्कुल किसी भी हॉस्पिटल ने ये नहीं कहा कि मैडम आप ले आओ, हम उनको नर्सिंग केयर दे देंगे। हालांकि ये बेनिफिशियरी हैं उसके। ये ESI के बेनिफिशियरी हैं, और ESI की एम्पैनलमेंट के अंदर जितने भी हॉस्पिटल आते हैं, चाहे वो बत्रा है, चाहे वो नारायणा है, चाहे वो मेडिकेयर है, मना कर रहे हैं, सब मना कर रहे हैं कि हम नहीं ले सकते हैं ये केस, बिकॉज हमारे पास अभी सब कुछ कोरोना की वजह से हमने पैक कर दिया। जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो SOPs बनाई हैं, बट गवर्नमेंट ने अगर SOPs बनाई है तो गवर्नमेंट को ये भी देखना चाहिए था कि इमरजेंसी केसेस को कौन हैंडल करेगा। अब सिर्फ बीमारी कोरोना ही रह गई है, बाकी सब बीमारियां ठीक हो गई, बाकी सब ठीक है, सिर्फ कोरोना ही रह गया है। और कल 3 से 4 घंटे रमा देवी इस हालत में एम्बुलेंस में घूमती रही है गर्मी के कारण। और इस जो ये 3 है ना, मेरे पास ये फ़ोन है, एसेट है, वो मेरे पास एक फ़ोन और है, 2 फ़ोन है, वो गर्म हो जाता है। अब जितना मैंने शूट किया ना, इतनी गर्मी इसके अंदर है टीन के, वो गर्म हो गया, उसका कैमरा बंद हो गया, फिर इस पर शूट किया आधा, ये भी बंद हो गया, फिर उस पर शूट कर रहा हूँ। इतनी गर्मी है कि मशीनरी फेल हो रही है। और डॉक्टर्स का सजेशन ये है रविंदर जी, एक लास्ट चीज, डॉक्टर का सजेशन है, जो केयर इनको घर पे मिलेगी ना, वो इनको बाहर नहीं मिल सकती। इनको हॉस्पिटल में कोरोना इन्फेक्शन हो जाएगी, आप घर पे केयर दो। मैंने बताया भी कि घर पे इतनी बुरी हालत है कि पंखा नहीं चलता है, केयर तो बड़ी दूर की बात है। एक बच्चा, उसकी मदर को बेड सोल भी हो गए हैं, बहुत प्रॉब्लम्स है, दवाइयाँ देनी है, पाइप ठीक करनी है, नहीं आप घर पे केयर कर दो। आप इनको घर पे नर्स लगा दो, आप इनको घर पे नर्स लगा दो, हॉस्पिटल ना इनको लेके आओ, हम नहीं एडमिट कर सकते, चाहे वो बेनिफिशियरी हो, चाहे वो पैसे दे सकते हैं, चाहे जो मर्जी हो जाए, बट हम ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। वो नहीं कर सकते।
वो नहीं कर सकते। इससे पहले कि कोई ये खबर बाहरी राज्य वाला देखे, कोई हॉस्पिटल, कोई आदमी, वो इनको कोई वहाँ बुलाने के लिए इच्छा जाहिर करे, ये वहाँ चले जाएं, क्योंकि ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं है, कुछ लोग कांटेक्ट कर रहे हैं कि हम इनको शायद सामने आ जाएं, लेकिन फिर जम्मू कश्मीर के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हेल्थ का, उसके लिए बड़ी शर्म की बात हो जाएगी ये, कि आपने अपने आदमी को जो किसी ज़माने में स्टेट सब्जेक्ट होल्डर भी है, यहाँ का बाशिंदा भी है, हाँ, आपके पास जगह नहीं है। इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, प्राइवेट भी, गवर्नमेंट भी, लेकिन इस रमा देवी के लिए आपके पास जगह नहीं है। शर्म की बात है ये, इससे ज़्यादा शर्म की बात कोई नहीं हो सकती। क्योंकि मुझे लगता है ये मैं तीसरी बार फॉलोअप कर रहा हूँ, किसी भी स्टोरी में मैंने तीसरा फॉलोअप नहीं किया होगा। मेडिकल ग्राउंड की बात की जाए तो अभी तक कोई फीडबैक नहीं है, कोई भी पॉजिटिव फीडबैक नहीं है। और जो हमारे नेता, चाहे वो अपोजिशन में हैं या किसी भी पार्टी के हैं, आपने ये स्टोरी नहीं देखी होगी, क्योंकि कोई पॉलिटिकल स्टोरी मैं करता हूँ तो आप उसको शेयर भी करते हो, लाइक भी करते हो, अपने पेज पे भी डालते हो। तो क्या आपने ये स्टोरी नहीं देखी होगी? कुछ कर दो जनाब, कुछ कर दो, कुछ पुराने हिसाब क्लियर हो जाएंगे, कुछ पुराने हिसाब आपके भी क्लियर हो जाएंगे। जो पुण्य का काम है, सिविल सोसाइटी से मैं अब कोई भी नहीं कहूँगा मदद करने के लिए। उन्होंने 100% दे दिया अपना, उन्होंने अपना 100% दे दिया। बस ये कहानी थी, ये फॉलोअप था रमा देवी का। क्योंकि काफ़ी जब भी मैं कोई और स्टोरी करने जाता था तो बीच में ये कमेंट आ जाता था, जनाब रमा देवी और सौरभ का क्या हुआ? ये हुआ है जनाब, ये हुआ है। सिविल सोसाइटी ने अपना काम कर दिया, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन सोच रही है। रमा देवी की जान निकलने से पहले वो कोई फ़ैसला ले लें, वो इस बच्चे के लिए अच्छा होगा। इसको वैसे ही माँ वापस दे दो, जैसा जो जीएमसी में किसी ज़माने में लेके गया था ऑपरेशन के लिए, या सुपर स्पेशलिटी में, ऐसी माँ इसको वापस दे दो। बस यही था। जम्मू से शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।